स्वागत है जीके विद मुकेश सर यूट्यूब चैनल पे। जो स्टूडेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अभी अभी आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जिन विद्यार्थियों को कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 का राजस्थान से संबंधित जो इतिहास पढ़ना है और राजस्थान से संबंधित जो अध्ययन करना है तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 6, 7, 8, 9 की जो बुकें हैं एनसीईआरटी के द्वारा जारी उन सभी बुकों को जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बन रहे हैं वो सभी के सभी मैंने अपलोड कर दिए हैं। और आज मेरे प्यारे दोस्तों अध्ययन करेंगे अपन कक्षा 10 का राजस्थान अध्ययन यानी हमारा राजस्थान और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे आज चर्चा करेंगे और मुख्य सभी पाठों के जो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप सभी का समय न लेते हुए और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला पाठ है अपना स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में सामाजिक सुधार। तो यानी स्वतंत्रता से पहले जो राजस्थान में जो सामाजिक सुधार किए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो यानी राजस्थान के किस राज्य में सबसे पहले कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो आपका उत्तर रहेगा कोटा राज्य में। कौन से राज्य में? कोटा राज्य में कन्यावध को सबसे पहले राजस्थान में गैर कानूनी घोषित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह और निषेध कानून कब बनाया। ध्यान देना कि अलवर रियासत ने बाल विवाह, अनमेल विवाह और निषेध कानून कब बनाया था। तो अलवर रियासत ने बनाया था 10 अक्टूबर 1903 को। कब बनाया था? 10 अक्टूबर 1903 को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो डाकन प्रथा को कब घोषित किया गया था? 1853 में। कब घोषित किया गया था? 1853 में। लॉर्ड डलहौजी के काल की बात है तो ध्यान देना 1853 में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। उसके बाद में बात करें ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानून घोषित किया था। तो राजा राम मोहन राय। ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि सती प्रथा कानून कब बनाया गया। तो सती प्रथा कानून 1829 में बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया। और सती प्रथा कानून के विरोध में जो प्रयास किए गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयास किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया? तो 1844 में ये विधेयक पारित हुआ था। उसके बाद में बात करें दोस्तों आगे अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है। अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो अनमेल विवाह के लिए आर्थिक कारण यानी गरीबी है वो उत्तरदायी है। देश हितैषी सभा या देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में कब हुई? तो देश हितैषणी सभा की जो स्थापना है वो उदयपुर में 2 जुलाई 1877 को हुई थी। कब हुई थी? 2 जुलाई 1877 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक है वो 10 मार्च 1888 को हुई थी। 10 मार्च 1888 को बैठक हुई थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद ने विशेष यात्रा कब की थी। यानी ध्यान देना कि स्वामी विवेकानंद की यात्रा है किसके लिए थी? सामाजिक कुप्रथाओं के लिए थी। और ये यात्रा कब की थी? 1891 में की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए यात्रा। तो अगला पाठ है अपना दोस्तों कक्षा 10 का स्वतंत्रता पूर्वक राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। तो पहला क्वेश्चन है देशी शिक्षा में जेएनयू के शिक्षण संस्थाओं को कहा जाता था।
तो देसी शिक्षाओं में जैनियों के शिक्षण संस्थाओं को उपासरा कहा जाता था। अब ध्यान रखना है उपासरा क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उपासना क्या है, तो शिक्षण संस्थाएं हैं। क्या है, शिक्षण संस्थाएं हैं। कौन से धर्म की है, जैन धर्म की है उपासना, याद रखना है। ठीक है, मकतब मुगल काल में है। ठीक है, मकतब क्या है, मुगल काल में है। गुरुद्वारा सिख धर्म से संबंधित है और मठ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना। चलिए बात करते हैं अगली बात कि राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज कहाँ खोला गया। राजस्थान में सर्वप्रथम लॉ कॉलेज है वो कहाँ बना था, तो राजस्थान में सर्वप्रथम लॉ कॉलेज है वो उदयपुर में बना था। कहाँ बना था, लॉ कॉलेज उदयपुर में बना था। सिलोन योजना का संबंध किससे है, तो सिलोन योजना का संबंध एग्रीकल्चर टेक्निकल से है, यानी कृषि तकनीकी से हैं। वुड डिस्पैच कब आया, वुड डिस्पैच कब आया था, तो वुड डिस्पैच 1854 में आया था मेरे प्यारे दोस्तों। एजुकेशन पे है ये, ध्यान देना। उसके बाद में बात करें वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ कब हुआ, तो वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 1935 में हुआ था। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई, लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई, तो अंडमान में हुई थी। कहाँ हुई थी, अंडमान में हुई थी। और मेयो कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो अजमेर में स्थित है दोस्तों। मेयो कॉलेज कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। मेयो कॉलेज के प्रथम सत्र का प्रारंभ कब हुआ, तो मेयो कॉलेज के प्रथम सत्र का प्रारंभ 1875-76 में हुआ और मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों, कंपनी ने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता कब दी। कंपनी ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता कब दी थी, तो आपका उत्तर रहेगा 1835 में दी थी। 1835 के अधिनियम की बात है ये। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों कि टोंक रियासत में मुस्लिम कन्याओं के स्कूल कब खोले गए, तो टोंक रियासतों में मुस्लिम कन्याओं के लिए स्कूल खोले गए थे 1885 में। ध्यान देना दोस्तों, 1885 में। और ध्यान देना भारत स्तर पर भी 1885 में एक बहुत बड़ी स्थापना होती है और वो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल स्कूल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद में बात करें मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ कब हुआ। मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल का निर्माण कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ, तो आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका उत्तर रहेगा 1861 में। कब हुआ था, 1861 में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है अपना परंपरागत जल प्रबंधन। परंपरागत जल प्रबंधन, ठीक है, निम्न में से कौन सा परंपरागत जल स्रोत नहीं है। ध्यान देना, परंपरागत जल स्रोत नहीं है, तो आपका उत्तर रहेगा खाई। क्या नहीं है, खड़ीन है, झालरा है, झील है, ये परंपरागत जल स्रोत है मेरे प्यारे दोस्तों। काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है, तो काला सागर तालाब, ध्यान देना, काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है, तो आपका उत्तर रहेगा सवाई माधोपुर जिले में काला सागर तालाब स्थित है। कहाँ पर, सवाई माधोपुर जिले में। सांबर झील किस जिले में स्थित है, तो सांबर झील, यहाँ पर ध्यान देना, सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जयपुर जिले में। तो ध्यान देना, सांबर जिला अजमेर, नागौर, जयपुर की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। ठीक है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, तो चांद बावड़ी अबानेरी दौसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दौसा में स्थित है। खड़ीन का आविष्कार किसने किया, तो खड़ीन का आविष्कार किसने किया मेरे प्यारे दोस्तों, तो खड़ीन का आविष्कार है ये पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। किसने किया था, पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया, तो नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार राव जोधा ने किया था। किसने किया था, राव जोधा ने किया था। और राव जोधा ने जोधपुर नगर को बसाया और जोधपुर दुर्ग का निर्माण भी राव जोधा ने ही करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो सुदर्शन झील की अगर अपन बात करें तो सुदर्शन झील का निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था सौराष्ट्र में सिंचाई के लिए। किसमें, सौराष्ट्र में सिंचाई के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। उसके बाद में बात करें महामंदिर झालरा कहाँ स्थित है, महामंदिर झालरा जोधपुर में स्थित है। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी प्रधान पीठ प्रधान गद्दी कहाँ स्थित है, महामंदिर जोधपुर में स्थित है। राजा मान सिंह के काल का है, मान सिंह राठौड़ के काल का। ठीक है, उसके बाद में बात करें भारत पाक सीमा पर किसकी मात्रा अधिक है, तो भारत पाक सीमा पर कुई की मात्रा अधिक है। किसकी मात्रा अधिक है, कुई की। ठीक है, कुई या बेरी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले पार्ट की। अगला पार्ट है विरासत का संरक्षण।
विरासत का संरक्षण पाठ संख्या 4 है। चलो, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा की बात करें तो ध्यान देना, मरू भाषा है। कौन सी भाषा है? मरू भाषा या मारवाड़ी भाषा है। कौन सी है? मारवाड़ी भाषा है। जिस पे कौन सी भाषा, मारवाड़ी भाषा पे प्रभाव कौन सी बोली का है? तो गुजराती बोली का मारवाड़ी पर प्रभाव है। मरू भाषा को कहा जाता है, तो मरू भाषा को कहा जाता है मरुवाणी या मारवाड़ी। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों कि राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? तो राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है वो चारण साहित्य है। ठीक है, उदोतन सूरी ने किसकी रचना की थी? तो उदोतन सूरी ने कुवलयमाला की रचना की थी। किसकी रचना की थी? कुवलयमाला ग्रंथ की रचना उदोतन सूरी ने की थी, याद रखना है। सूर्यमल मिश्रण, अब ये भी ध्यान देना, गुर्जर प्रतिहार काल में रचित ग्रंथ है ये। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण ने किसकी रचना की थी? तो सूर्यमल मिश्रण ने रचना किसकी थी? वंश भास्कर की रचना की थी। श्यामल दास की रचना कौन सी है? तो श्यामल दास की वीर विनोद है। कौन सी है? वीर विनोद। उसके बाद में ध्यान देना, शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? तो शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए? 9 प्रकार के। किस क्षेत्र की हवेलियां अधिक कलात्मक एवं भव्य है? तो ध्यान रखना, शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां अधिक कलात्मक और भव्य यानी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक जिले में स्थित है। किस झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ? तो नक्की झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ। सिरोही में, ध्यान देना, ये सिरोही में माउंट आबू में नक्की झील है। ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, क्रेटर झील है ये भी ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना दोस्तों, दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दीवान शाह की दरगाह है वो कपासन में है। कहाँ पर है? कपासन में। रानी जी की बावड़ी स्थित है, तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बूंदी में रानी जी की बावड़ी है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है? तो सेठ लालचंद गोयनका की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। कहाँ की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? यानी कहाँ की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो कलात्मक सुंदरता के लिए और भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा का मेला कहाँ लगता है? तो ध्यान देना कि बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा है ये गंगानगर में है। कहाँ पर है? गंगानगर में है। और बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा का जो मेला लगता है वो अमावस्या को लगता है। कब लगता है? अमावस्या को। टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से मशहूर मंदिर है। टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से राजस्थान का कौन सा मंदिर मशहूर है? तो करणी माता का मंदिर है, चूहों का मंदिर। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों आगे, सोनार का किला और गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। सोनार का किला या गोल्डन फोर्ट किसको कहा जाता है? तो जैसलमेर दुर्ग को सोनार का किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। राजस्थान का खाजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खाजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खाजुराहो कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला पार्ट अपना राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो रणथंभौर है ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। उसके बाद में बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को क्या कहा जाता है? जीवाश्म उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म उद्यान कहा जाता है। उसके बाद में बात करें काले हिरणों के लिए। अगला क्वेश्चन है, काले हिरण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापर, जो चूरू जिले के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? चूरू जिले के अंतर्गत आता है ताल छापर चूरू। ठीक है, ताल छापर किसके अंतर्गत आता है? चूरू जिले के अंतर्गत आता है। उसके बाद में बात करें घड़ियाल किस अभयारण्य में मिलते हैं या मिलता है? तो घड़ियाल अपने को चंबल अभयारण्य में मिलता है। चंबल नदी के किनारे बने हुए अभयारण्य घड़ियाल अभयारण्य। ठीक है, माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? तो माचिया सफारी जोधपुर में। माचिया सफारी कहाँ पर है? जोधपुर में। उसके बाद में बात करें दोस्तों बंद बारेठा की, तो बंद बारेठा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो बंद बारेठा भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। भालुओं का पहला अभयारण्य बनाने की घोषणा 20 जुलाई 2010 को किसके लिए की गई है? यानी कौन सा बनेगा भालू अभयारण्य? तो ध्यान देना, सुंधा माता अभयारण्य को भालू अभयारण्य बनाया जाएगा, जहाँ राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया है सुंधा माता यानी जालोर में। ठीक है, कहाँ पर है? जालोर में।
भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया या कब आया? तो 1972 में आया था। कब बना था? 1972 में। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, तो ध्यान देना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखना MKR, ठीक है। मुकुंदरा, केवलादेव राष्ट्र और कौन सा रह गया? रणथंभौर अभयारण्य रह गया, ठीक है। MKR याद रखना। उसके बाद में बात करें दोस्तों, क्रम से याद रखो तो RKM याद रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करें, साइबेरियन क्रेन किस अभयारण्य में पाया जाता है? साइबेरियन क्रेन तो राजस्थान के कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाते हैं। उड़न गिलहरियां किस अभयारण्य में पाई जाती है? तो उड़न गिलहरियां सीता माता अभयारण्य में पाई जाती है। कौन से अभयारण्य में? सीता माता अभयारण्य, ठीक है। गोडाउन किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो गोडाउन कहाँ मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडाउन मिलते हैं। चलिए पार्ट 6 की बात करते हैं। पार्ट का नाम है पशुधन एवं डेयरी विकास। राजस्थान में देश के कुल पशुधन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 7% पाया जाता है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान कितना है? सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का कितना है योगदान? है तो 9 है, 9%। उसके राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन होता है? तो राजस्थान में देश के 40% ऊन है वो राजस्थान में उत्पादित होती है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, थारपारकर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? तो भाई थारपारकर तो यहाँ बाड़मेर में मिलेगा। थार यानी मरुस्थल क्षेत्र को पार करने वाला एरिया बाड़मेर। राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं? राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं? तो ध्यान रखना 50 पशु मेले लगते हैं राजस्थान में। राजस्थान में 1951 में किस पशु चिकित्सालय थे? कितने पशु चिकित्सालय थे? 1951 में पशु चिकित्सालय कितने थे? तो उत्तर रहेगा 147 थे। राजस्थान में 2006 के अंत तक जिला दुग्ध संघों की संख्या कितनी थी? तो 2006 के अंत तक राजस्थान में 16 जिला दुग्ध संघ थे। कितने थे? 16। चलिए बात करते हैं, भारत की मेरिनो किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है? तो भारत की मेरिनो है वो चोकला नस्ल की भेड़ को कहा जाता है। मेरिनो चोकला, ठीक है, याद रखना है, मेरिनो चोकला, ठीक है। किस नस्ल की भेड़ जब घास चरती है तो उसके कान जमीन पर छूने लगते हैं, जमीन को छूने लगते हैं? तो सोनाड़ी नस्ल की भेड़ों के कान क्या होते हैं? लंबे होते हैं। गोपाल कार्यक्रम कब शुरू हुआ? गोपाल कार्यक्रम 1990-91 में शुरू हुआ। ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण स्थल है वो जोधपुर में स्थापित किया गया है। ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण स्कूल, याद रखना, ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर है? जोधपुर में। उसके बाद में बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो ध्यान रखना है बीकानेर और सूरतगढ़ दोनों में ही है भेड़ अनुसंधान केंद्र। एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम किस योजना से शुरू किया गया? तो एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 8वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले पार्ट की चर्चा करते हैं, लघु उद्योग एवं हस्तशिल्प, खादी एवं ग्रामो उद्योग। बात करते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुई? ध्यान देना है, बड़ा क्वेश्चन है, याद रखना है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1989 में हुई थी, ठीक है, 1989 में हुई थी, ठीक है, 89 में इसकी स्थापना होती है। सोडियम सल्फेट कारखाना स्थित है, तो सोडियम सल्फेट कारखाना डीडवाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? डीडवाना में। रासायनिक खाद बनाने का कारखाना स्थित है, तो रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? देबारी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देबारी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं उनमें लाइक बहुत कम आता है, प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लो, अपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जब भी मैं आगे की क्लास कक्षा 11 और 12 की जैसे ही NCERT की बुक का जो वीडियो बनाऊंगा जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले परीक्षा से पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, तो आप लाइक ज़रूर किया करो यार मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में बात करें, पानी के मीटर बनाने का कारखाना स्थित है, तो पानी के मीटर बनाने का जो कारखाना है वो जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है? जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की। अब ध्यान देना, जाजम
चित्तौड़गढ़। अजरक कहाँ की है? बाड़मेर की। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज अधिनियम कब आया? तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज अधिनियम है वो 1961 में आया था। कब आया था? 1961 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1961 में। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति 1947 के अनुसार, ध्यान देना, इस समिति का नाम याद रखना, डॉक्टर आबिद हुसैन समिति 1947 के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं? यानी आबिद अली समिति के अनुसार ध्यान रखना है 3 करोड़ तक की पूंजी वाले जो उद्योग है वो लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। स्ट्रा बोर्ड कारखाना कहाँ स्थित है? स्ट्रा बोर्ड कारखाना है वो कोटा में स्थित है। स्ट्रा बोर्ड कारखाना कहाँ पर है? कोटा में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला पार्ट है 8 नंबर पार्ट है, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है और याद रखना है पहला ही क्वेश्चन है, नरेगा का प्रारंभ कब हुआ? नरेगा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था, 6 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ग्राम समृद्धि योजना 1999 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 1999 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद में बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में शुरू हुई थी। 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। और 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का क्या है? जन्मदिन है। 25 दिसंबर क्या है? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का क्या है? जन्मदिन है। उसके बाद में बात करें आगे, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना कि पंचायती राज को 5 नए विषय कब प्रदान किए गए? तो पंचायती राज को 2 अक्टूबर 2010 को 5 नए विषय है वो प्रदान किए गए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसान नेता लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। ध्यान रखना, बड़ा क्वेश्चन है, याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी? किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, ध्यान देना, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? यानी पैसे की सहायता कौन करता है? तो पंचायती राज को वित्तीय सहायता है वो राज्य वित्त आयोग करता है। कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन कराता है? तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। उसके बाद में अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं और अगला पार्ट है राजस्थान में महिला सशक्तिकरण। ध्यान देना है, महिला सशक्तिकरण से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रेल मंत्रालय में 21 महिला स्पेशल ट्रेन किस नाम से चलाई गई? रेल मंत्रालय ने एक ट्रेन चलाई थी जिस ट्रेन का नाम था 21 महिला स्पेशल ट्रेन। ठीक है। तो ये कब किस नाम से चलाई गई? मातृभूमि ट्रेन के नाम से चलाई गई थी। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई? जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई? 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना शुरू हुई थी। घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005, यानी घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? तो आपका उत्तर रहेगा 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना कब शुरू हुई? तो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 1 अप्रैल 2007 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2007 को शुरू हुई थी। वित्तीय वर्ष के साथ ही मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना शुरू हुई थी। उसके बाद में 5 सूत्रीय महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 2011 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2011 में। मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला कार्यक्रम की शक्ति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 2009-10 में। यहाँ ध्यान देना, 5 सूत्रीय कार्यक्रम तो 2011 में शुरू हुआ और 7 सूत्रीय प्रोग्राम है ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 2009 में, 9-10 में। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों
उपभोक्ता संरक्षण की। उपभोक्ता संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी है। तो 9 अप्रैल 1985 को। कब जारी किए दिशा निर्देश? 9 अप्रैल 1985 को। उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन, आगे बात करते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ध्यान देना, उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ महाराष्ट्र में हुआ और इसे प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को जाता है। उसके बाद में बात करते हैं आगे, उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित कब हुआ था? तो 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण संसद में पारित हुआ था। 24 दिसंबर 1986 को। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये, ध्यान देना, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में बात करें, नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया? तो नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP कमीशन स्थापित किया गया। तो कब किया गया? तो 1969 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1969 में स्थापित किया गया था। याद रखना, उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP कमीशन कब स्थापित किया गया? तो 1969 में स्थापित किया गया। जिला न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले सुन सकता है? यानी जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कितने रुपए तक की राशि के मामलों की सुनाई की जा सकती है? तो 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनाई है वो जिला उपभोक्ता मंच है वो देख सकता है या उस पर कार्यवाही कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या होती है। यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित, ठीक है। 1 लाख रुपए तक की शिकायत करने के लिए कितना शुल्क निर्धारित है? तो 1 लाख रुपए तक की शिकायत दर्ज करने के लिए 100 रुपये का शुल्क है वो निर्धारित किया गया है। तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों कक्षा 10 के हमारा राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आप तक पहुंचाए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। लाइक का बटन दबाएं, उसके बाद में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो आगे आने वाले NCERT से संबंधित जितने भी MCQs हैं वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, तैयारी करते रहो और जल्द ही आपको शुभ समाचार मिलने वाले हैं। एग्ज़ाम होने वाले हैं और एग्ज़ाम में ईश्वर ने चाहा तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, ठीक है।